Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my page, Science of Life, with Dr. Muhammad Yousaf. So we were discussing the functions of cortisol, glucocorticoids. कुछ फंक्शन हमने डिस्कस करी थी डाइटरी सब्सटेंसेस पर, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पर इफेक्ट हमने देख लिए थे. बिसाइड्स दो इसके और इफेक्ट्स भी हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा सा दैट इज़ हम रिफ़्रेश कर लें अपने ईमान को. दैट इज़ फरमान रसूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, लैसल मुमिनु बित्ताआने व बिल्लाआने वलल फाहिशो वलल बज़ी. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अल्फाज कोट किए हैं, तिरमिज़ी शरीफ में ये कोट हुए हैं कि मोमिन ताआन नहीं हो सकता, ताना करने वाला नहीं होता, लाआन नहीं होता, लाआन ज़्यादा लान करने वाला, लाआन नहीं हो सकता, और वलल फाहिश बदगो फोश गो नहीं हो सकता, और बदकलाम वलल बजी, बजी कहते हैं बुरी बातें करने वाला, वलल बजी, बजी नहीं हो सकता. मोमिन लान तान करने वाला नहीं होता, ना फोश गो होता है और बदकलाम होता है. तो दूसरा वसल्लम जब फरमा रहे हैं कि मोमिन ऐसा नहीं होता, और अगर मैं या कोई और ऐसा हो, लान तान करने की उसकी आदत हो, फोश गो हो, बदकलाम हो, ऐसी बुरी बातें निकालता हो, और फिर दावा ईमान भी हो, अपने आप को मोमिन भी कहता हो, और मोमिन क्या कहता हो, दूसरों पे लड़ने मरने के लिए तैयार हो इस बात पे कि मैं मोमिन हूँ और तुम मोमिन नहीं हो. तो देख ले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो ये है कि मोमिन ऐसा नहीं होता. तो अल्लाह पाक हमें सही मोमिन बनाए, अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए. सो फंक्शन ऑफ कार्टिसोल हम डिस्कस कर रहे थे, डाइटरी सब्सटेंसेस पर फंक्शन हमने देख लिए. Besides those effects, cortisol is very important here. What is that? Its effects in stress. That is, any type of physical stress, कोई damage to the tissue, trauma, injury, or mental stress, tension, anxiety, किसी किस्म का physical stress हो या mental stress हो, there is more production of CRF, corticotropin releasing hormone, and then ACTH, and then cortisol. Cortisol is increase in physical stress or mental stress. टेंशन की वजह से हो या फिजिकल ट्रामा की वजह से स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस हो या फिजिकल स्ट्रेस. ट्रामा, इन्फेक्शन, ये भी एक ट्रामा ही है ना. एंड इंटेंस हीट और कोल्ड, ये भी एक स्ट्रेस है. और सर्जरी हो रही है, ये भी एक स्ट्रेस है. एंड रिस्ट्रेनिंग एन एनिमल टू मूव, एक एनिमल को आप बांध दिया, वो मूव नहीं कर सकता, ये मेंटल स्ट्रेस है उसका, फिजिकल भी है. और एंग्जाइटी, टेंशन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, गुस्सा, all these are different type of mental stresses, or many debilitating diseases. All these types of stresses, किसी किस्म का भी स्ट्रेस हो, और भी ऐड कर सकते हैं इसमें, किसी किस्म का भी कोई स्ट्रेस हो, देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कार्टिसोल, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ दिस. ये जरा सा मैं पीछे जाता हूँ, ये सर्जरी पे आपको करेंगे, आप प्रैक्टिकली आप इसको देखेंगे. आप हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, हिस्ट्री लेते हुए आप उसकी ड्रग हिस्ट्री भी लेते हैं जब आप क्लिनिकल क्लासेस में जाएंगे. तो एनीवन हु इज ऑन सम स्टीरॉइड्स, अगर वो स्टीरॉइड खा रहा है किसी वजह से, ये इंडल्ज विद या इसको प्रेस्क्राइब हुए हैं स्टीरॉइड खाने पे, तो उसका अपना एंडोजिनस कार्टिसोल प्रोडक्शन वाला ये निज़ाम जो है, वो इनहिबिटेड है. नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन, सीधी सी बात है, अगर कार्टिसोल लेवल आप किसी वजह से ज्यादा रखते हैं तो इट विल इनहिबिट दी एंडोजिनस प्रोडक्शन. बाहर से खा रहे हो आप, तो उसमें सर्जरी करना उसके लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसका सर्जरी के दौरान ये कार्टिसोल चाहिए, वो नहीं पैदा होगी, उसको कार्टिसोल दे के हम ऑपरेट करते हैं, क्योंकि उसको नेचुरल मैकेनिज्म उसका नहीं होता. तो नेचुरल मैकेनिज्म तो है, जब भी सर्जरी होगी इट विल बी प्रोड्यूस, तो उन लोगों में मुश्किल हो जाता है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस में हमने लिस्ट की हैं. ये एक एनिमल में ट्रामा इंक्रीजेज द कार्टिसोल, ये शायद किसी रैट पे एक्सपेरिमेंट किया है कि ये नॉर्मल कार्टिसोल लेवल उसका चला आ रहा है, एंड यहाँ पे हमने उसको बोन फ्रैक्चर कर दिया है उसका, या स्ट्रेस दे दिया है, तो स्ट्रेस होने से कार्टिसोल लेवल ऐसे इंक्रीज. तो किसी किस्म का स्ट्रेस हो, ट्रामा इंक्रीजेज द कार्टिसोल सिक्रीशन.
फंक्शन ये क्या करता है ट्रामा में या मेंटल फिजिकल स्ट्रेस में, किसी किस्म का भी हो, स्ट्रेस काजेज इंक्रीज कार्टिसोल। ये क्या करता क्या है? कार्टिसोल के इफेक्ट हमने डाइट पर देखे हैं। इट इंक्रीजेज ग्लूकोज लेवल। ये देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंटरेस्टिंग बात है। कार्टिसोल इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, it increases the amino acid level, mobilization of amino acid, और it increases the free fatty acid level। ये तीनों बेसिक डाइटरी सब्सटेंसेस इंक्रीज कर रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन अमाइनो एसिड को इंक्रीज नहीं कर रही थी, ग्लूकोज को इंक्रीज कर रही थी, फैटी एसिड को इंक्रीज कर रही थी, अमाइनो एसिड को इंक्रीज नहीं कर रही थी। और आगे भी हम देखेंगे एपिनेफ्रिन, नॉरपेनेफ्रिन, आगे भी हम देखें थायरक्सिन का भी इफेक्ट ऐसे नहीं है, आगे भी हम देखेंगे इंसुलिन का भी इफेक्ट होगा डाइटरी सब्सटेंसेस पर। ये ऐसी है कि ये तीनों को बढ़ा रही है। कार्टिसोल इंक्रीजेज दी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड लेवल। ये हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। these are used basic nutrients for energy and synthesis of substances which are necessary for the this repair of that or the relief of that stress। उसको स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए these basic dietary substances are utilized। so utilization of these basic nutrients for energy and synthesis of substances essential for survival or for relieving the stress। इसको करने, मिसाल के तौर पर कहीं पे स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, कहीं रिपेयर करने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस चाहिए, कोई न्यूक्लियो प्रोटीन चाहिए। सिंथेसिस ऑफ द सब्सटेंसेस एसेंशियल फॉर सर्वाइवल क्या हो सकते हैं? प्रोटीन आर प्यूरिन्स, pyrimidines, yeah, energy giving substances, all is that is required, this is required। so these basic nutrients are utilized for the synthesis of all the requirements which are necessary for survival or which are necessary for to relieve this stress। फिजिकल स्ट्रेस है या मेंटल स्ट्रेस है, उसको रिलीव करने के लिए क्रेटीन फॉस्फेट, दिस इज एनर्जी गिविंग मैकेनिज्म, आरएटीपी सिंथेसिस एटसेट्रा कहां से होगी? इन्हीं के इस्तेमाल से होगी। तो ऑल दैट इज जो कार्टिसोल सप्लाई करती है। This is the diagram showing you that is whenever there is some stress, this excites the hypothalamic CRF, corticotropin releasing hormone या factor, and this affects the production of this ACTH, and ACTH causes the production of cortisol, and cortisol ने जो कुछ भी करना है वो gluconeogenesis, purine synthesis, protein synthesis to relieve the stress। so all this will lead to the relief of the stress। तो स्ट्रेस में, दैट्स वाई दिस इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन भी इसको कहते हैं। सो क्या हमने पढ़ा? रिक्वायरमेंट ऑफ रोल ऑफ कार्टिसोल इन स्ट्रेस, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस। कार्टिसोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और फंक्शन, it is anti-inflammatory। inflammation is response of the body to injury, by bacteria or injury by physical injuries, उसको inflammatory। cortisol blocks the inflammatory process। इसको अर्ली इन्फ्लेमेशन, आपको पता है क्या होता है? वेदो, अभी कुछ स्लाइड आगे आ रही है, वेदो डायलेटेशन, हाइपरीमिया, मोर ब्लड फ्लो, देयर इज लीकेज ऑफ द प्लाज्मा आउटसाइड, ऑल दैट। तो इट ब्लॉक्स द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन को रोकती है। सो काजेज रेजोल्यूशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, अगर इन्फ्लेमेशन हो चुकी है उसको रिजॉल्व करवाती है, ऑलरेडी अकर हो गई है। तो ये कैसे? इन्फ्लेमेशन तो पड़ा हुआ है, देयर इज वेजोडाइलेशन। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में इंपॉर्टेंट चीजें चेंजेस ये होती, वेजोडाइलेशन किसी केमिकल की वजह से, हाइपरीमिया, मोर ब्लड फ्लो इन दैट एरिया, और इंक्रीज परमेबिलिटी। इन्फ्लेमेशन में ये एक्सुडेशन ऑफ द फ्लूइड टेक्स प्लेस, एंड देयर इज नॉन पिटिंग एडिमा, एडिमा भी उसमें बनता है, एंड माइग्रेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ये इन्फ्लेमेशन वाली साइड पे ये सारा काम हो रहा होता है, एंड स्वेलिंग, ये इन्फ्लेमेशन है। इस प्रोसेस को रोकती है, अगर हो चुका हो तो रिजॉल्व करती है। ये कैसे? इन्फ्लेमेशन में रिलीज ऑफ हिस्टामिन होती है, ब्रेडिकाइनिन होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, डिकोट्राइन्स होती हैं, और वेजोडाइलेशन, ब्लड फ्लो ज्यादा बढ़ता है। पिछली स्लाइड में हमने देखा लीकेज ऑफ प्लाज्मा इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, जो क्लॉट कर जाता है, नॉन पिटिंग एडिमा बनता है, लोकल WBCs आते हैं। ये पिछली स्लाइड वाली बात है, फाइब्रस ग्रोथ रिपेयर प्रोसेस होते हैं। ये तो इट इज रिक्वायर्ड, लेकिन at times this inflammation is dangerous। बाद जगहों पे इन्फ्लेमेशन तो काम आ रही, मुझे यहाँ कट लग गया है, इन्फ्लेमेशन होगी, वो रिपेयर प्रोसेस है, दैट इज रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। लेकिन हम आगे देखेंगे दैट इज इन ये
इन्फ्लेमेशन को पहले आगे देखना, ये इन्फ्लेमेशन को रोकती कैसे है। ये जो पिछले स्लाइड में हमने देखा है ना, ये जो केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये कहां से पैदा, सेल में पैदा हो रहे हैं। कार्टिसोल causes the stabilization of the lysosomal membrane, उसको स्टेबलाइज करती है, उसके एंजाइम को निकलने नहीं देती जो इन्फ्लेमेशन कर सके। इन्फ्लेमेशन के लिए all those substances has to be released. So this causes the stabilization of the lysosomal membrane and there is no release of those enzymes, proteolytic enzyme, and no release of chemical, वो इन्फ्लेमेशन वाले हिस्टामिन या ब्रेडिकाइनिन या जो कुछ निकलने हैं। लाइसोसोम अगर स्टेबल हो जाएं, स्ट्रांग हो जाएं, तो ये एंजाइम नहीं निकलेंगे। Cortisol causes the stability of this. So this will lead to no increased permeability or reduced permeability, or there will be no edema and there will be no migration. ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट हो गया ना, अब उल्टा हो गया ना। तो इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द एंटीबॉडी, ये भी हम पीछे देख के आए हैं, ये इसको यहाँ तक तो अभी हमने बात की, लेकिन एंटीबॉडीज फॉर्मेशन भी हम देख के आए। कार्टिसोल रिड्यूसेस द प्रोटीन सिंथेसिस और द एंटीबॉडी सिंथेसिस बाय द लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन में जो इम्यूनोग्लोबुलिन पैदा हो रहे हैं उनको भी रोक रही है। सो इट इज इन्फ्लेमेशन में वो भी तो आते हैं, उनको भी कम करती है। तो दिस रिलीजेस द रिलीज ऑफ ल्यूकोट्राइन्स, ये भी स्टेबलाइजेशन ऑफ द ल्यूकोट्राइन्स आर रिस्पांसिबल फॉर हीट और फीवर। ये फीवर जो होता है इन्फ्लेमेशन में, कहीं पे इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो, फीवर इज ड्यू टू दीज ल्यूकोट्राइन्स, तो कार्टिसोल उसको भी रोकती है। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, ये वाली कंडीशन, सो ये हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं। देयर आर कंडीशंस, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, वैसे तो इन्फ्लेमेशन जैसे मैं कहा इट इज द रिपेयर प्रोसेस, लेकिन इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स, रिमोटाइड आर्थराइटिस ऐसी इन्फ्लेमेशन है कि इट डैमेजेस द जॉइंट्स, ये इन्फ्लेमेशन इटसेल्फ इज डैमेजिंग, और rheumatic fever or the acute glomerulonephritis. These are the inflammatory diseases which are damaging to liver, they are damaging to kidney, they are damaging to bones, arthritis. In condition में we can use this cortisol. So severe damaging effect of inflammation in these condition can be prevented by the cortisol. इन लोगों को हम थेरेप्यूटिकली कार्टिसोल दे के हम इनको ठीक कर सकते हैं। सो दीज आर दी, इन कंडीशन में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्टिसोल देने से वेरी क्विकली आप देख लें, कहीं पे इन्फ्लेमेशन होती है, जिस ड्रग में कार्टिसोल होती है ना, ये आँख में भी इन्फ्लेमेशन हो गई तो आप दे देते हैं, ये क्या केराटाइटिस या क्या कहते हैं कंजक्टिवाइटिस वगैरह में ऐसी ड्रग्स, ऐसे आई ड्रॉप्स जिसमें कार्टिसोल शामिल होती है या स्टीरॉयड शामिल होते हैं। लोकल एप्लीकेशन ऑफ द स्किन में कितने इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। आ जाएंगे आखिर में एंटी एलर्जिक कंडीशन। एलर्जी क्या है? एलर्जी इज आल्सो सप्रेस्ड बाय कार्टिसोल। क्यों? एलर्जी में भी जो वेजोडाइलेटेशन, वो केमिकल्स वगैरह पैदा हो रहे हैं, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस इन एलर्जी इज रिस्पांसिबल फॉर द डैमेजिंग और लीथल इफेक्ट, उसमें भी दिस एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट ऑफ कार्टिसोल रिड्यूसेस द इफेक्ट्स ऑफ एलर्जी, उसमें भी वो सब्सटेंसेस की रिलीज को कम करती है। कार्टिसोल इज लाइफ सेविंग इन सीवियर एलर्जिक कंडीशन। एनाफिलेक्टिक शॉक किसी को हो जाए, वो जो सीवियर हिस्टामिन रिलीज से होता है, तो कार्टिसोल प्रिवेंट्स दैट शॉक और treats that shock. So cortisol is life saving in severe allergic reactions as anaphylactic shock is. तो इम्यूनिटी पे भी इफेक्ट, तो स्ट्रेस में देखे, इन्फ्लेमेशन में देखे, एलर्जी में देखे, इम्यूनिटी पे वी नो इट इज एंटी इम्यूनिटी, इट सप्रेसेस द इम्यूनिटी। कार्टिसोल causes reduce increased production of RBCs, ये तो अलग बात होगी, पॉलीसाइथीमिया भी करती है, लेकिन इओसिनोफिल को कम करती है, एट्रोफी ऑफ द लिम्फॉइड ऑर्गन, ये पहले भी हमने बात की थी। ये दो भी साथ शामिल कर लें कि नंबर ऑफ आरबीसीज को इंक्रीज करती है एंड इओसिनोफिल को कम करती है, लिम्फोसाइट को भी कम करती है। लिम्फोसाइट को कम करने से, एट्रोफी ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन से, देयर इज डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, और एंटीबॉडी का बनना हम पहले भी बात कर चुके हैं, बी लिम्फोसाइट से वो भी कम हो चुका है। एंटीबॉडी फॉर्मेशन इन दी सेल मीडिएटेड रिस्पांस, दोनों सेलुलर इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों सप्रेस हो जाती हैं दिस इम्यूनिटी। तो डिक्रीज इम्यून रिस्पांस इज द फंक्शन ऑफ कार्टिसोल।
इट कैन बी यूज टू सप्रेस द इम्यून रिस्पांस इन टिश्यू एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ये कब हम इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर टिश्यू ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट है या किडनी ट्रांसप्लांट, स्किन ट्रांसप्लांट, उसमें खतरा तो होता है रिजेक्शन का ना, तो सप्रेशन ऑफ द इम्यून रिस्पांस इन कंडीशन कैन बी यूटिलाइज फॉर दिस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलने की जरूरत तो नहीं है, बट हम जल्दी से 2 स्लाइडें चला देते हैं। मैकेनिज्म स्टीरॉयड हार्मोन है, दिस इज दी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन, रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में है, combined with it, then it enters into the nucleus and it causes the glucocorticoid response element। वो क्या है? वो जीन है वहाँ पे, that is transcription of the messenger RNA, और मैसेंजर आरएनए फिर आके वापस आके साइटोप्लाज्म में प्रोटीन एंजाइम बनाएगा। ये जो सारे फंक्शन पड़े हैं ये उस काम के लिए हैं। 40 to 60 मिनट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑनसेट ऑफ एक्शन। ये लॉन्ग एक्शन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वही है, प्रोटीन बाउंड होती है, स्लो रिलीज होती है, लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस सिस्टम है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस है, देर लगती है। तो हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल में हैव नॉन जीनोमिक, जैसे हमने एल्डोस्टेरोन के देखे, कुछ फंक्शन इसके नॉन जीनोमिक एक्शन ऑन द सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस में बी देयर, लेकिन वो तो वेरी हाई लेवल इज रिक्वायर्ड, वो नॉर्मल रूटीन फिजियोलॉजी में दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट हमने से। तो दिस नॉन जीनोमिक एक्शन इज क्विक, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस है ही नहीं। ये डायग्राम बता रही है ऐसे कि ब्लड में कार्टिसोल आई है, हार्मोन में रिसेप्टर के साथ मिलकर जीन पर काम किया है, मैसेज आ रहे, ट्रांसक्रिप्शन आ रहे हैं, इसको हम एलेबोरेट कर चुके हैं, हम बता चुके हैं। स्टीरॉयड इज सिक्रीटेड, पास इनटू द सेल, इनटू द न्यूक्लियस एंड देन फाइनली ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस, ये 7 प्रोसेस लिखा हुआ है, तो इसको डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो वी एंड हेयर, नेक्स्ट टाइम तो हम रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ दिस कार्टिसोल देखेंगे। एंड मैं फिर वो कहूँगा, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसमें कमेंट्स में लिख दें, इसके जवाब दूंगा इंशाल्लाह एट ड्यू टाइम। एंड इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो। तो होप आपको ये बात समझ। थैंक यू वेरी मच।